नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, रीजनिंग में आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर 4 अर्थात कैलेंडर। तो फ्रेंड्स, कैलेंडर के जब मैं क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहा था, तो मेरे दिमाग में सनी देओल जी का एक डायलॉग आया, जिसमें वो जज साहब के सामने फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है साहब, पर कभी इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख। तो मैं सोच रहा था कि जो स्टूडेंट्स कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व करते होंगे और उनका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता होगा, तो उनके अंदर भी सनी देओल की आत्मा आती होगी और जोर-जोर से चिल्लाती होगी कि तारीख पे तारीख मिलती है पर सही उत्तर नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आपकी सारी तारीख खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए। आज आपका केस एकदम द एंड हो जाएगा। आज के बाद कोर्ट की तरफ से आपको कोई तारीख नहीं मिलेगी, अर्थात आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि आज हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर 4 कैलेंडर। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा ना देर करते हुए हम अपने इस टॉपिक से रिलेटेड पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बातें करते हैं और उसके बाद हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो चलिए फ्रेंड्स, कैलेंडर से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें जिनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है और जिनके बिना हमारा ये चैप्टर सॉल्व करना, इस चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कौन-कौन से वो मुख्य पॉइंट्स हैं, एक बार उनको हम नोट कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डालिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अर्थात मुख्य बिंदु। कौन-कौन से वो मुख्य बिंदु हैं फ्रेंड्स? देखो, बहुत ही जनरल सी सामान्य सी बातें हैं जो हम सबको पता है, लेकिन मेरा एक्सप्लेन करना ज़रूरी रहता है जब हमारा टॉपिक शुरू होता है। तो पहला पॉइंट्स ये है कि 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं बताइए? 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आप इसको पूरा लिख लीजिए। और दूसरी बात, 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 1 वर्ष में देखो, अगर साधारण वर्ष होगा तो 365 दिन होंगे और अगर लीप वर्ष होगा तो 366 दिन होंगे। ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होगा, इसकी भी हम बात करेंगे। आप इसको पूरा लिखिए सेंटेंस को कि 1 वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं। तीसरी बात, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये हम सबको पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा चैप्टर शुरुआत में है और जैसे कि हम आदत से मजबूर हैं, जब हमारा कोई नया चैप्टर शुरू होता है तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो 1 वर्ष में 12 सप्ताह होते हैं। उसके बाद बात करें साधारण वर्ष की, साधारण साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात जो फरवरी है, वो 28 दिन की होती है। समझे गाइस? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, अर्थात फरवरी 28 दिन की होती है। उसी प्रकार जो हमारा लीप वर्ष होता है, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो जब इसमें 366 दिन होते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अर्थात जो हमारी फरवरी है, फरवरी का महीना है, उसमें 29 दिन होते हैं। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको समझ में नहीं आई? अगर मैं थोड़ा-सा और डिटेल में करूँ, पॉइंट नंबर 5 लिखूँ, अगर मैं कहूँ आपसे जो साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, प्लस 1 दिन होता है। तो ये जो 1 दिन हुआ, इसको हम बोलते हैं विषम दिन। ये विषम दिन क्या होता है, हम सारी बातें समझेंगे, फिलहाल आप बस नोट करते चलिए। उसी प्रकार जो हमारा लीप वर्ष होता है,
तो फ्रेंड्स लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन विषम होते हैं। ये जो 2 दिन बचे 52 सप्ताह के बाद, इसको हम बोल देंगे विषम दिन, अर्थात ऑड डेज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विषम को ऑड डेज। तो फ्रेंड्स बताइए, ये कुछ मैंने मुख्य बिंदु आपके लिए लिखे, मुख्य बातें जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में। पहली बात ये कि 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दूसरी बात, 1 वर्ष में 365 दिन होंगे या 366 दिन होंगे। अगर वर्ष में 365 दिन हुए तो उसको हम साधारण वर्ष कहेंगे, अर्थात उस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी। पॉइंट नंबर 4 लिखा, अगर वर्ष में 366 दिन होंगे तो उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। और थोड़ा-सा मैंने घुमा के बात को लिखा कि जो साधारण वर्ष है, उसमें 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। इस 1 दिन को हम विषम दिन कहते हैं। और जो लीप वर्ष होता है, उसमें 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन होते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए, ये बात किसको समझ में नहीं आई? अब आपका कन्फ्यूजन होगा कि ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष ये क्या भला है? थोड़ा-सा इसको भी बता देते तो अच्छा रहता। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, मैंने आपके मन की बात सुन ली है। तो चलिए यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं साधारण वर्ष। एक तरफ मैंने हेडिंग डाली साधारण वर्ष और दूसरी तरफ मैंने हेडिंग डाली लीप वर्ष। ये साधारण वर्ष क्या भला है, ये लीप वर्ष क्या भला है, आज इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं और इनका काम खत्म कर देते हैं। देखो, बात करें साधारण वर्ष की, तो इस साधारण वर्ष में जो हमारे दिन होते हैं, जैसे कि आपने ऊपर भी लिखा, वो 365 दिन होते हैं। जबकि जो लीप वर्ष है, इसमें जो हमारे दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। बताइए, ये बात किसको क्लियर नहीं है? जब यहाँ 365 दिन होंगे वर्ष में, तो इसका मतलब ये होगा कि जो फरवरी होगी, वो फरवरी 28 दिन की होगी। फरवरी में 28 दिन होंगे। और अगर लीप वर्ष हुआ, तो जो हमारा फरवरी का महीना होगा, वो 29 दिन का होगा। बताइए, ये 2 पॉइंट्स किसको क्लियर नहीं है? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। वहीं लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। इसी साधारण वर्ष की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें 52 सप्ताह, जैसे कि आपने पीछे भी नोट किया, प्लस 1 दिन होता है, प्लस 1 दिन। इसको मैं विषम दिन कहता हूँ या सभी कहते हैं। और उसी प्रकार जो हमारा लीप वर्ष है, इसमें भी हमारे पास 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। इसमें 2 दिन विषम होते हैं। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको समझ में नहीं आई? तो साधारण वर्ष की क्या पहचान है? साधारण वर्ष की पहचान ये है कि जो गैर शताब्दी वर्ष होगा, गैर शताब्दी वर्ष का क्या मतलब हुआ? गैर शताब्दी वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और सेंटेंस को पूरा लिख लीजिए। तो गैर शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे? गैर शताब्दी वर्ष उसे कहेंगे, जैसे शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। ये सारे वर्ष शताब्दी हैं, शताब्दी वाले वर्ष हैं। इनके अलावा जितने भी वर्ष हैं 1 से लेके 99 तक, 101 से लेके 199 तक, वो सब गैर शताब्दी वर्ष हैं। तो जो साधारण वर्ष है, अगर उसको हम 4 से भाग करने लगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। गैर शताब्दी वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। इसका उल्टा यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि जो गैर शताब्दी वर्ष है, यहाँ पर आप यही बात लिख दीजिए, गैर शताब्दी वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस नहीं की जगह इसको आप इधर लिख लीजिए, होगा। गैर शताब्दी वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। बात करें 5वें पॉइंट की, जो इनमें सबसे बड़ा अंतर बताता है, वो ये है कि जो शताब्दी वर्ष है, हम अगर साधारण वर्ष की बात करें, तो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा।
शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, और इधर शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित होगा लीप वर्ष में। अर्थात अगर हमें पता करना है कि जो वर्ष हमें दिया है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो हमें पहले ये पता करना है कि वो वर्ष शताब्दी वाला वर्ष है या गैर शताब्दी वाला है। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 शताब्दी वर्ष है कि गैर शताब्दी वर्ष है? गैर शताब्दी वर्ष है, क्योंकि शताब्दी वर्ष में तो जैसे कि 2100, अभी 2000 निकला पीछे, 2100 आएगा, 2200 आएगा, 2300 आएगा, 2400 आएगा, ये सारे शताब्दी वर्ष हैं। इनके अलावा जो जैसे भी 2025 चल रहा है, ये गैर शताब्दी वर्ष है। तो हमें अगर पता करना होगा कि साधारण वर्ष है या नहीं हमारा जो 2025 है, तो उसमें हम 4 से भाग करेंगे। तो मैं 4 से भाग करके ये पता करूंगा कि क्या वो पूर्णतः विभाजित हो रहा है वर्ष 4 से। अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया तो मैं कह दूंगा कि हमारा जो साल है वो लीप वर्ष है, और अगर 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि हमारा वर्ष साधारण वर्ष है। फ्रेंड्स, एक काम की बात और इसमें रह गई है, पॉइंट नंबर 6 में आप करके लिख लीजिए। मैं यहां पर बोल देता हूं, आप लिख लीजिए पूरा। पॉइंट नंबर 6 में साधारण वर्ष में लिखिए कि वर्ष का प्रथम दिन, बताओ वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होता है? 1 जनवरी। तो इसमें काम की बात आपको ये लिखनी है, वर्ष का प्रथम दिन व वर्ष का अंतिम दिन। अंतिम दिन कौन सा होगा? 31 दिसंबर। तो हमें ये लिखना है वर्ष का प्रथम दिन व वर्ष का अंतिम दिन समान होते हैं। अर्थात अगर 1 जनवरी को, अगर साधारण वर्ष है और अगर 1 जनवरी को सोमवार है, तो ये फिर 100% गारंटी है कि 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। तो हमने यही लिखा साधारण वर्ष में, जो हमारा छठवां पॉइंट है वो हमने ये लिखा कि वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान होते हैं। जैसे अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। अगर इधर बात करें लीप वर्ष में, तो इधर आप लिखिए, इधर लिख लीजिए कि वर्ष का प्रथम दिन व वर्ष का अंतिम दिन उससे अगला दिन होता है, अर्थात 1 दिन का अंतर होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है, तो अगर हमारा वर्ष लीप वर्ष हुआ तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? 31 दिसंबर होगा कि नहीं होगा? तो जो 31 दिसंबर होगा वो सोमवार से अगला दिन होगा, मंगलवार होगा। यही बात मैंने आपको लिखवाई है। इधर साधारण वर्ष में लिखवाई है कि वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होते हैं, और इधर लीप वर्ष में लिखवाई है वर्ष का प्रथम दिन व वर्ष का अंतिम दिन मतलब अगला दिन होता है। वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से अगला होता है। जैसे कि मैंने उदाहरण आपको दिया, जैसे 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कुछ आपको अंतर करके बताया। उसी प्रकार अगर मैं थोड़ी सी और काम की बातें आपको बताऊं, थोड़ी सी और बातें रह गई हैं, बस हम उसको और समझना है, फिर हमारे प्रश्नों पर चलते हैं। तो हमने लीप वर्ष समझ लिया है, लीप वर्ष किसे कहते हैं। उसके बाद हमारे लिए किसी भी तिथि का, जब हमें अगर दिन निकालना होगा किसी तारीख का, तो दिन निकालने से पहले हमें एक काम की चीज नोट करनी होगी। जब आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो सारी बातें समझते चले जाओगे। आप बस नोट कर लेना। नोट में आपको क्या लिखना है? नोट में आपको लिखना है कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 5। उसी प्रकार 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 200 वर्षों में जो विषम दिन होंगे वो होंगे 3। उसी प्रकार 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 1 होगा। उसी प्रकार 400 वर्षों में
विषम दिन होगा 0। अब 400 के बाद क्या आता है, 4 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। 400 के बाद आएगा 800, 800 के बाद आएगा 1200। भाई 4 का पहाड़ा जब हम पढ़ते चले जाएंगे तो 4 में विषम दिन 0, 400 में, 400 के बाद 800 में विषम दिन 0, 1200 में विषम दिन 0, 1600 में विषम दिन 0, 2000 में विषम दिन 0। ये क्या बला है, मैं क्या बता रहा हूं आपको बार बार। आप टेंशन मत लेना, मैं सब बताऊंगा, बस आप फिलहाल नोट करते चलो। जब हम सवाल करेंगे तो मैं आपको याद दिलाता चलूंगा कि देखो हमने ये लिखा था कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं, 200 वर्षों में विषम दिन 3 होते हैं, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होता है, 400 वर्षों में विषम दिन 0 होता है। जब हम हमारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ये बातें आपको मैं याद दिलाता चलूंगा। आपको बस ध्यान से सुनना है और नोट करते चलना है, क्योंकि जब हम हमारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इन बातों का हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे और ये हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें हमारे प्रश्न तक लेकर जाएंगे, प्रश्न के उत्तर तक लेके जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे इस कैलेंडर में कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम एक एक टाइप को पढ़ेंगे। तो बस हमारा लास्ट काम, फिर हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं टाइप की। कितने टाइप के टोटल प्रश्न बनते हैं कैलेंडर में। तो अगर मैं टाइप की बात करूं तो कैलेंडर में टोटल 6 टाइप के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, अगर आपको उनकी लिस्ट बनानी हो तो बना लीजिए। देखो, पहले टाइप का अगर मैं प्रश्न की बात करूंगा जो कैलेंडर में बनता है, तो वो है किसी तिथि का दिन ज्ञात करना। कोई आपको एक तारीख दे दी जाएगी और आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ इस तारीख को कौन सा दिन था। किसी तिथि का, तिथि मतलब तारीख का, किसी तिथि का दिन ज्ञात करना, ये हमारा टाइप फर्स्ट हो जाएगा। और जो हमारा टाइप सेकंड होगा, एक तिथि के दिन से दूसरी तिथि का दिन ज्ञात करना, वो ये हो जाएगा। एक तिथि के दिन से दूसरी तिथि का दिन ज्ञात करना, ये हमारा टाइप सेकंड। उसके बाद गाइज हमारा जो तीसरे टाइप का प्रश्न बनेगा वो बनेगा दिनों के आधार पर दिन ज्ञात करना। जब हम एक एक टाइप को पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे पूरी बातें, बस अभी आप नोट करते चलें। दिनों के आधार पर दिन ज्ञात करना। और जो हमारा टाइप 4 बनेगा वो बनेगा स्मृति पर आधारित, अर्थात याददाश्त पर आधारित। स्मृति पर आधारित, जैसे मैं उदाहरण दूं, किसी को अपने भाई का या बहन का या किसी अपने रिश्तेदार का जन्मदिन याद है पर वो भूल रहा है कि कौन सी तारीख को जन्मदिन याद है उसका, मतलब कौन सी तारीख को उसका बर्थडे है। तो वो याद कर रहा है कि 20 तारीख से तो बाद में है लेकिन 25 तारीख से पहले है। तो उस टाइप के प्रश्न बनते हैं, उनको हम बोलते हैं स्मृति पर आधारित प्रश्न उत्तर। और फ्रेंड्स, पांचवा और छठवां टाइप का बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए। इसमें क्या कहेगा, किसी भी वर्ष के महीनों की समान दिन व तारीख बताना। हम इसको कहेंगे महीनों की समान दिन व तारीख ज्ञात करना। और हमारा जो छठवां प्रकार होगा वो होगा वर्षों की पुनरावृत्ति बताना। वर्षों की पुनरावृत्ति बताना। तो बताइए फ्रेंड्स, ये हमारे 6 टाइप के सवाल बनेंगे इस कैलेंडर में। अब हम एक एक टाइप पर चलते हैं और अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक। अभी तक आपको लग रहा होगा कि हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया है। हमने अभी तक इतना पढ़ा है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है
कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन होंगे। अगर वर्ष में 365 दिन होंगे उसको हम साधारण वर्ष कहेंगे, अर्थात फरवरी 28 दिन की होगी। और अगर हमारा लीप वर्ष हुआ अर्थात वर्ष में 366 दिन हुए तो उसका मतलब होगा कि फरवरी 29 दिन की होगी। उसी प्रकार जो साधारण वर्ष में हमारे 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, जिसको एक दिन जो हमारा फालतू हुआ उसको हम बोलते हैं विषम दिन। और लीप वर्ष में हमारे पूरे-पूरे 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होंगे, इन 2 दिन को हम कहेंगे विषम दिन। उसके बाद हम चलते हैं हमारे साधारण वर्ष और लीप वर्ष में हमने अंतर किया। साधारण वर्ष में टोटल दिन 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन होता है, लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन होते हैं। साधारण वर्ष गैर शताब्दी वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है और लीप वर्ष में गैर शताब्दी वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। और साधारण वर्ष अगर हुआ तो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, लेकिन लीप वर्ष अगर हुआ तो उसका जो शताब्दी वर्ष होगा वो 400 से पूर्णतः विभाजित होगा। और इधर हमने छठवां पॉइंट ये लिखा था कि जो साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान होते हैं, जबकि लीप वर्ष में जो वर्ष का अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन से अगला दिन होता है। तो फ्रेंड्स, मोटी मोटी सी बात मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपको पता करना है कि हमारा वर्ष साधारण वर्ष है या नहीं है, तो हमारा जो साल चल रहा है जैसे 2025 है, इसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 4 से 2025 पूर्णतः विभाजित हुआ अर्थात शेषफल 0 आया तो हम कह देंगे कि हमारा वर्ष लीप वर्ष होगा, अर्थात फरवरी 29 दिन की होगी। लेकिन फ्रेंड्स, 2025 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, इसलिए हमारा 2025 साधारण वर्ष है, ना कि लीप वर्ष। तो ये शताब्दी वर्ष क्या है? ये शताब्दी वर्ष ये है कि जब हमारा 2100 आएगा, सन 202100, तो वो शताब्दी वर्ष होगा। तो हम शताब्दी वर्ष में 4 से भाग नहीं करके देखेंगे, हम शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करके चेक करेंगे। अगर शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करने पर शेषफल 0 बचता है तो हम कह देंगे कि हमारा जो वर्ष है वो लीप वर्ष होगा। और अगर शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करने पर शेषफल 0 नहीं बचता तो हम कह देंगे हमारा जो वर्ष है वो साधारण वर्ष होगा। तो फ्रेंड्स, ये बातें हमने लिखी और इसके बाद हमने ये लिखा नोट करके, 100 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो 5 होते हैं, 200 वर्षों में विषम दिन 3 होते हैं, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होता है और 400 वर्षों में विषम दिन 0 होते हैं, 800 वर्षों में 0 होता है, 1200 में 0, फिर 4 का पहाड़ा तुम पढ़ते चले जाओ, 1600 में 0, 2000 में 0, 2400 में 0। ये क्या बोला है हम पढ़ेंगे अभी, बस हम हमारे सवालों पर जब पहुंचने वाले हैं अभी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको तुरंत ध्यान में आएंगे। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास टोटल 6 टाइप के प्रश्न बनेंगे कैलेंडर में। पहला टाइप किसी तिथि का दिन ज्ञात करना, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। और दूसरा टाइप हमारा बनेगा एक तिथि के दिन से दूसरी तिथि का दिन ज्ञात करना। तीसरा टाइप हमारा बनेगा दिनों के आधार पर दिन ज्ञात करना। चौथा टाइप बनेगा स्मृति पर आधारित और पांचवा टाइप बनेगा महीनों की समान दिन व तारीख ज्ञात करना, अर्थात कौन कौन से महीनों के दिन व तारीख एक से होंगे, समान होंगे, ये बताना। और छठवां टाइप हमारा होगा वर्षों की पुनरावृत्ति, जैसे कि 2025 चल रहा है तो 2025 की तारीखें और दिन कौन कौन से वर्ष रिपीट होंगे, ये बताना। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 6 टाइप्स के प्रश्न कैलेंडर में बनते हैं। अब हम चलते हैं हमारे प्रथम टाइप पर। टाइप फर्स्ट, किसी तिथि का दिन ज्ञात करना। जैसे कि आपके सामने ये प्रश्न है पहला वाला, आपको बोला गया है कि भाई ये बताओ 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो कैसे चेक करेंगे गाइस इसका उत्तर? देखो, बहुत आसान है। इस 26 जनवरी को तो अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, इसको यहीं रखा रहने दो जहां पर ये रखा है। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1950 की। और इस 1950 को भी हम एक वर्ष कम करके लिखते हैं, अर्थात इसको हम लिखेंगे 1949। ठीक है साहब। अब देखो, जो मैंने आपको पीछे नोट लिखवाया वो क्यों लिखवाया, अब आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। इस 1949 को अगर मैं ये लिख दूं, 1600 वर्ष मैंने एक साइड लिख दिए हैं, प्लस 300 वर्ष एक साइड लिख दिए हैं, प्लस 49 वर्ष एक साइड लिख दिए हैं। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, 1600 प्लस 300 प्लस 49 करूंगा तो 1949 ही आएगा। इसका फायदा क्या हुआ लिखने का? देखो, फायदा ये हुआ, हमारा मकसद क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले मकसद समझते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम विषम दिन निकालना चाह रहे हैं कि टोटल विषम दिन कितने होंगे।
अर्थात अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो 1949 है इसमें टोटल विषम दिन कितने हो गए। विषम दिन का मतलब है कि टोटल हमारे पास कुछ सप्ताह बन जाएंगे। जैसे हमने कहा कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। अगर साधारण वर्ष हुआ तो एक वर्ष में 52 सप्ताह प्लस एक दिन होंगे। तो वो जो 52 सप्ताह होंगे, उन 52 सप्ताह में 7 दिन बाद हमारे जो तारीख है वो रिपीट होनी शुरू हो जाएगी कि नहीं। मतलब 7 तारीख के बाद हमारे दिन रिपीट होने शुरू हो जाएंगे कि नहीं। सपोज हमारा 1 तारीख को रविवार है, 2 को सोमवार है, 3 को मंगल है, 4 को बुध है, 5 को बृहस्पति है, 6 को शुक्र है और 7 को शनिवार है। तो अब 8 तारीख को फिर से रविवार होगा कि नहीं। अर्थात हर 7 दिन के बाद हमारा जो दिन है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी तरीके से विषम दिन पता चल जाए कि ये जो 1949 है इसमें कितने विषम दिन हैं, ओड डेज कितने हैं, हम ये पता करना चाह रहे हैं। तो करो जरा जरा पता। देखो मैंने जो अभी आपको पीछे नोट लिखवाया था वो ये लिखवाया था। यहाँ पर हमने लिखा था अगर 100 वर्ष हुआ तो विषम दिन 5 होंगे, अगर 200 वर्ष हुए तो विषम दिन 3 होंगे, अगर 300 वर्ष हुए तो विषम दिन 1 होगा, और फिर मैंने कहा था अगर 400 वर्ष हुए तो विषम दिन 0। और फिर 4 का पहाड़ा तुम पढ़ते चले जाओ। 800 में भी विषम दिन 0, 1200 में भी विषम दिन 0, 1600 में भी विषम दिन 0। बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आई। अब मैंने लिखवाया आपको नोट में कि 200 में विषम दिन 3 होते हैं, लेकिन 300 में विषम दिन कितने होंगे, 1। ठीक है। अब ये जो 49 है इसमें विषम दिन की हम बात करें। देखो 49 वर्षों में विषम दिन 49 तो होंगे ही होंगे। अब इसमें कुछ लीप वर्ष भी होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे जब हम इनको 49 को 4 से भाग करके देखेंगे तो वैसे तो कितने होंगे, 12 होंगे। पर कैसे पता चला कि 49 वर्षों में 12 लीप वर्ष होंगे। इस 49 को 4 से भाग करो। हमने ये बात लिखी थी कि गैर शताब्दी वर्ष को 4 से भाग करते हैं। तो करो जरा, 4 एकम 4, उतार लिया 9, 4 दूनी 8, शेषफल बचा 1। इस शेषफल से मुझे मतलब नहीं है। इधर भागफल कितना आया, 12 आया। अर्थात इन 49 वर्षों में जो हमारे लीप वर्ष होंगे वो 12 होंगे। तो अब अगर मैं इन सबको टोटल कर देता हूं तो टोटल विषम दिन कितने आए, ये हमारे विषम दिन हम निकालना चाह रहे हैं। तो टोटल विषम दिन हमारे पास आ गए 1 और 49 50 और 12 कितने होते हैं, 62। ये 62 हमारे पास आए विषम दिन। और फ्रेंड्स इन विषम दिन को, ये जो 62 है, हमें 7 से भाग करके देखें, क्योंकि हर 7 दिन के बाद, हर 7वें दिन के बाद हमारा जो दिन है वो रिपीट होगा। तो जब मैं इसको 7 से यही भाग करके देखता हूं, इस 62 को जब मैं 7 से भाग करता हूं तो 7 अट्ठे कितना होता है, 56 होता है। घटाऊंगा तो 6 बचेगा कि नहीं। तो ये जो 6 बचा, अभी तक मेरे पास ये 6 विषम दिन चल रहे हैं और ये 6 विषम दिन 1949 तक के चले। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, इसको हमें याद रखना है। हमारे पास 6 विषम दिन आए 1949 में। अब हमें जाना है 26 जनवरी पे। भाई अभी तो 1949 पे आए हम, 1950 में कब जाएंगे, जब जनवरी से शुरुआत करेंगे। तो जनवरी में हमें कितनी तारीख दी है, 26 तारीख दी है। तो इस 26 को हम 7 से भाग करेंगे, कितना शेषफल बचेगा, 7 के 21 होते हैं, शेषफल बचेगा 5। बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहां से 26 जनवरी में हमारे पास शेषफल 5 बचा, अर्थात 5 विषम दिन तो यहां पर बचे और 6 विषम दिन हमारे यहां पर बचे। ये तो 5 और 6 टोटल कितने हुए, 11। अब हमारे पास टोटल विषम दिन हो गए 11, और अब फिर से इस 11 को 7 से भाग करो तो 7 ही कम 7, कितना बचा, 4 बचा। ये जो 4 बचा, अब ये बताओ इस 4 का मतलब क्या हुआ। चौथे स्थान पर जो हमारा दिन होगा वही हमारा 26 जनवरी 1950 को दिन था। अब बात ये करेंगे चौथे स्थान पर कौन सा दिन होगा। गाइज आप पीछे थोड़ी सी अगर आपके नोट्स में जगह हो तो आप इन दिनों का जो सीरियल नंबर होता है वो लिख लीजिए। देखो शुरुआत हम करते हैं सोमवार से, और जब हम सोमवार से शुरुआत करते, सॉरी हम शुरुआत करते हैं रविवार से, तो जो जीरवे, अर्थात अगर हमारा शेषफल 0 आया या 7 आया, वैसे 7 आएगा नहीं क्योंकि जब हम 7 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप चलो 0 ही लिख लो, 7 मत लिखो। तो
अगर मैं दिनों का क्रमांक आपको लिखवाना चाहूं, तो अगर शेषफल हमारे पास 0 आया, तो चलो यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, बस ये हमारी लास्ट बात है आज के इस क्लास की, उसके बाद आप सारी बातें समझ जाओगे। अगर शेषफल 0 आया, तो उसका मतलब होगा कि हमारा दिन होगा रविवार का। ठीक है। अगर शेषफल 1 आया, अर्थात हमारे पास विषम दिन अगर 1 बचा, तो उसका मतलब होगा दिन होगा सोमवार का। अगर विषम दिन 2 बचे, उसका मतलब होगा कि दिन होगा मंगलवार का। अगर विषम दिन 3 बचे, उसका मतलब होगा दिन होगा बुधवार का। और अगर विषम दिन 4 बचे, इसका मतलब हुआ दिन होगा गुरुवार का। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरा फोटो आ रहा होगा, तो आप लिख लीजिए, अगर विषम दिन 5 हुए तो दिन होगा शुक्रवार का, और अगर विषम दिन 6 हुए तो दिन होगा शनिवार का। तो यहाँ पर हमारे पास विषम दिन कितने आए? 4 आए। तो बताओ चौथा दिन कौन सा बैठ रहा है? चौथा दिन बैठ रहा है गुरुवार का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। बस आपको इन दिनों का क्रम याद रखना है। अगर शेषफल 0 बचा, अर्थात विषम दिन 0 आया, तो दिन रविवार का माना जाएगा। और अगर विषम दिन 1 रहा, तो दिन सोमवार का माना जाएगा। और अगर विषम दिन 2 रहा, तो दिन मंगलवार का माना जाएगा। और उसी प्रकार अगर विषम दिन 6 रहा, तो हम कह देंगे हमारा दिन शनिवार का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास विषम दिन बचा 4, तो हमने कह दिया हमारा जो दिन है चौथे दिन पर आता है गुरुवार, अर्थात बृहस्पतिवार, अर्थात थर्सडे। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल था, सारे कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा टाइम लगा। अब हम जल्द से जल्द अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। और देखो, जितने कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, उन सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो कहीं भी कभी भी अप्लाई हो सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा। अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई ये बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि ये जो तारीख है, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तारीख पे तारीख जो सनी देओल जी बोलते हैं, उनको थोड़ी देर भूल जाओ। इस 1947 की बात करें तो इसमें एक साल पीछे जाओ, अर्थात 1946 जाओ। क्यों 1946? क्यों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा? क्योंकि 1947 जब शुरू होगा तो हम इस तारीख में आ जाएंगे। अभी हमने 1946 तक की बात करी है। जैसे ही हम 1 जनवरी से शुरुआत कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक वो 1947 शुरू हो जाएगा। तो एक वर्ष हम पीछे गए, और फिर इस 1946 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? मैंने 1600 वर्ष एक साइड लिख दिए, उसके बाद 300 वर्ष एक साइड लिख दिए, उसके बाद ये 46 वर्ष एक साइड लिख दिए। इन 1600 वर्षों में विषम दिन 0 होंगे, मैंने आपको नोट करके लिखवाया है। इन 300 वर्षों में विषम दिन 1 होगा, मैंने आपको नोट करके लिखवाया है। और ये जो 46 वर्ष है, यहाँ पर अगर मैं विषम दिन की बात करूं, देखो ये 46 वर्ष तो होंगे ही होंगे, ये 46 दिन तो विषम दिन होंगे ही, लेकिन इनमें लीप वर्ष कितने आ रहे हैं वो भी तो चेक करना है। इस 46 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो भागफल आ जाएगा 11, अर्थात इनमें 11 लीप वर्ष और होंगे। तो जब इन सबको मैं जोड़ता हूं, तो जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 58। आप जोड़ के देख लीजिए भाई, एक में 46 में जोड़ेंगे दोनों को, एक और 46 को, तो 47 हो जाएगा। और जब 47 में 11 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, अर्थात 58। अब इस 58 को 7 से डिवाइड करो, फिर से चेक करो कितना शेषफल बच रहा है। तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 2, क्योंकि 7 अट्ठे 56 होता है। तो शेषफल बचा 2, तो ये जो 2 है हमारा, ये विषम दिन है। अभी इसको याद रखना है, अभी इसको भूल मत जाना कहीं पर। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया ताकि हमें ये याद रहे। हमने 1946 तक के जब विषम दिन निकाले तो हमारे पास आए 2। अब हमें जाना है 15 अगस्त पर। देखो, बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझना। अब हमें जाना है 15 अगस्त पर। तो 15 अगस्त से पहले हमारा सबसे शुरू का महीना कौन सा होता है? जनवरी का होता है। तो अब ये बताइए, जनवरी कितने दिन की होती है? इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ इधर। जनवरी कितने दिन की होती है? जनवरी 31 दिन की होती है। तो जब मैं 31 को 7 से भाग करूंगा, क्योंकि हमारा 7 सप्ताह में रिपीट होना शुरू हो जाता है 7 दिन के बाद दिन। तो जब 31 दिन होते हैं जनवरी में, इसको मैं 7 से भाग करूंगा तो हमारे पास विषम दिन बचेंगे 3, अर्थात जो जनवरी है उस जनवरी के विषम दिन हो गए 3। फिर अगला महीना कौन सा आएगा? फरवरी का। अब ये देखो, 1947 लीप वर्ष तो नहीं है ना, तो ठीक है, लीप वर्ष नहीं है, तो हमारे जो फरवरी है 1947 की, उसमें फरवरी के दिन कितने होंगे? 28।
और जब 28 को तुम 7 से भाग करोगे तो विषम दिन 0 ही तो आएंगे। उसी प्रकार मार्च में हमें पता है 31 दिन होते हैं, जब 31 को तुम 7 से भाग करोगे तो 3 ही तो शेषफल बचेगा, अर्थात 3 विषम दिन। फिर अप्रैल की हम बात करते हैं, अप्रैल होता है हमारे पास 30 दिन का, तो जब हम 30 को 7 से भाग करेंगे विषम दिन 2 बचेंगे। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई फिर से 31 का, तो 3 विषम दिन। मई के बाद जून, जून फिर से 30 दिन का, तो विषम दिन 2। और जून के बाद जुलाई, जुलाई फिर से हमारे पास 31 दिन, तो विषम दिन 3। और देखो अब हमें जाना है 15 अगस्त पर। 15 अगस्त है, तारीख कितनी है, 15। इस 15 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो 15 अगस्त में कितने विषम दिन हो गए बताओ? एक ही तो हुआ, क्योंकि शेषफल एक ही तो बचेगा। तो ये हमारे सारे विषम दिन हुए। ये जनवरी में 3 विषम दिन हुए, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 1। और इधर जो हमारे ये 1946 तक के विषम दिन थे तो ये इधर थे। इन सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद फिर 7 से भाग करते रहो, तब तक 7 से भाग करते जाओ जब तक हमारे विषम दिन 7 से बड़े रहें। तो देखो जोड़ो, 3 और 3 कितने होंगे, 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 और 2 ये रहे 19। टोटल हमारे पास विषम दिन आ गया 19। और इस 19 को हम फिर से 7 से भाग करेंगे, तो बताओ 7 दूनी कितने होते हैं, 14। तो कितना बचा शेषफल, 5 बचा। तो 5वां दिन हमारा कौन सा होगा बताओ? 5वां दिन हमारा होगा, कौन सा होगा 5वां दिन? 5वां दिन शुक्रवार का होगा। भाई मैंने भी आपको लिस्ट बनवाई थी, अगर 0 शेषफल आया तो दिन रविवार माना जाएगा, 1 शेषफल आया तो दिन सोमवार का माना जाएगा, 2 शेषफल आया तो दिन मंगलवार का माना जाएगा, 3 शेषफल आया तो दिन बुधवार का माना जाएगा, 4 शेषफल आया तो दिन जो हमारा गुरुवार का माना जाएगा, और अगर 5 शेषफल आया तो दिन शुक्रवार का माना जाएगा, और अगर 6 शेषफल आया तो दिन शनिवार का माना जाएगा। तो हमारे पास यहाँ शेषफल आया 5, अर्थात दिन माना जाएगा शुक्रवार का। तो हम ये कह देंगे कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको समझ में नहीं आई? अब मुझे पूरा यकीन है कि इस बात को आपने बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा। अब हम थोड़ी सी अपनी स्पीड पकड़ते हैं प्रश्नों में। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने समझाया। बहुत ही आसान प्रश्न है, आसान इसलिए है, देखो हमें बस विषम दिन निकालने आने चाहिए कि विषम दिन निकालते कैसे हैं, ये पता होना चाहिए। देखो जैसे ये वाला सवाल है, हमारे पास प्रश्न है कि 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था। तो हमने क्या सीख रखा है, ये जो हमारे पास तारीख है इसको तो साइड में कर दो, इसका हिसाब हम बाद में करेंगे। अभी इस वर्ष को पकड़ो, तो सन 2000 से पहले अगर मैं एक कम करता हूं तो क्या आएगा, 1999 आएगा कि नहीं? तो मैंने इसको लिख लिया 1999। अब इस 1999 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1600 वर्ष एक तरफ, प्लस 300 वर्ष एक तरफ, और प्लस ये जो 99 वर्ष है ये एक तरफ। बताओ कोई दिक्कत? इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1999 को, तो क्यों लिखा उसका कारण यह है क्योंकि मुझे विषम दिन पता करने हैं। 1999 में टोटल कितने विषम दिन होंगे, तो हमने अभी नोट करके लिख लिया था, अगर 1600 वर्ष हुए तो उसमें विषम दिन 0 होंगे, अगर 300 वर्ष हुए तो उसमें विषम दिन 1 होगा, अगर 99 वर्ष हुए तो विषम दिन क्या होगा, अगर ये 100 वर्ष हो जाते हैं टोटल तो हम कह देते विषम दिन 5 हो जाएंगे, लेकिन ये 99 वर्ष है, 100 से कम है। जब भी 100 से कम होगा तो ये 99 तो होंगे ही होंगे विषम दिन। अब इस 99 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 से भाग करके देखो। तो इसमें जब हम 4 से भाग करेंगे तो 24 लीप वर्ष और हो जाएंगे। तो अब टोटल करो इनका कितने विषम दिन हुए। भाई इसको एक 0 में 1 जोड़ेगा ये, और ये 99 और ये, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास आ गया 124। अर्थात 124 विषम दिन हुए हमारे 1999 में। इसको हम जब फिर से 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा जरा बताओ? शेषफल आएगा साथी कम 7 बच गया 5 और 7 7 49, शेषफल आएगा 5। तो हमारा जो विषम दिन बचा 1999 तक वो बचे 5। भाई एक बार चेक कर लो, 124 को 7 से भाग देखो, क्योंकि अगर हमारे ये विषम दिन गलत हो गए तो हमारा पूरा दिन गड़बड़ हो जाएगा। देखो 7 एकम 7, जब 12 में से 7 घटेगा तो 5 ही तो बचेगा, उतार लिया 4, और 7 सत्ते कितना होता है 49,
और जब 54 में से 49 घटेगा तो 5 ही बचेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे 5 आया विषम दिन, ये आया 1999 तक का। अब हमें तो 1 जनवरी पे जाना है। अब बताओ, 1 जनवरी तो पहली ही तारीख है भाई। 1 जनवरी एक ही तो तारीख है। अगर ये फरवरी की होती तो हम हिसाब लगा लेते, लेकिन जनवरी की तो पहली एक ही तारीख है। तो एक विषम दिन और ये जनवरी का हो गया। तो टोटल विषम दिन कितने हो गए? 6 हो गए। और छठवां दिन होता कौन सा है बताओ? छठवां दिन होता है शनिवार का। अर्थात हमारा 1 जनवरी सन 2000 को शनिवार का दिन है, या शनिवार का दिन था। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें विषम दिन निकालने में जल्द से जल्द कोशिश करनी है कि समय ना लगे। जितना जल्दी हम विषम दिन निकाल लेंगे उतना जल्दी हमारा सवाल हो जाएगा। चलो देखो, हम स्पीड पकड़ते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर चलेंगे, क्योंकि एक सवाल को करने के लिए मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने पड़े। चलो क्वेश्चन नंबर 4। देखो, हमसे कहा गया है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, ये बताना है। तो बताओ, ये कौन से महापुरुष की जन्मतिथि आपको नजर आ रही है? ये महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर 1969। तो हम क्या करेंगे, देखो, इसका तारीख का हिसाब तो हम लगाएंगे बाद में, पहले इस साल का हिसाब लगाएंगे। और इस साल में भी एक साल हम कम करके लिखेंगे। तो 1969 को मैंने लिख दिया 1968। अब ये जो 1968 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या? 1600 वर्ष मैंने एक साइड लिख दिए, और उसके बाद 200 वर्ष एक साइड लिख दिए, और उसके बाद 68 वर्ष एक साइड लिख दिए। किसी को समस्या इसमें? ठीक है, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। और इस 1600 वर्षों में मुझे पता है जो विषम दिन होते हैं वो 0 होंगे। और ये जो 200 वर्ष है, इसमें मुझे पता है जो हमारे विषम दिन होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। मैंने आपको नोट लिखवाया था अभी, 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं, 200 वर्षों में विषम दिन 3 होते हैं, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होगा, 400 वर्षों में 0 होगा। और फिर 4 का पढ़ा पढ़ते चले जाओ। 800 में भी 0 होगा, 1200 में भी 0 होगा, 1600 में भी 0 होगा, 2000 में भी 0 होगा। लेकिन ये जो 68 है, 68 वर्ष है, जे इसमें विषम दिन कितने होंगे? देखो, 68 तो ये होंगे, प्लस इसमें लीप वर्ष भी तो होंगे। इसको 4 से भाग करो। जब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, बच गया 2, तो और 4 सत्ते 28, अर्थात इसमें 17 लीप वर्ष होंगे। तो अब बताओ, टोटल कितने विषम दिन आए जब मैं इन सबको जोड़ देता हूं? तो जोड़ के बताओ जरा कितना आएगा? 88 हमारे पास आएगा, इन सबका जोड़ 88। जब इन सबको मैं जोड़ता हूं तो सबका जोड़ आया 88। अब ये जो सबका जोड़ 88 आया, इस 88 को फिर से 7 से भाग करो, क्योंकि हमें तो 7 से कम चाहिए। तो देखो, 7 एकम 7, बच गया 1, उतार लिया ये 18, और 7 दूनी कितना होता है? 14। तो शेषफल कितना बचा? 4। अर्थात ये जो हमारे पास वर्ष था 1868, इसमें हमारे पास विषम दिन कितना है? 4। तो इस 4 को हम बहुत संभाल के रखेंगे, क्योंकि अभी हमें 2 अक्टूबर पे पहुंचना है। और 2 अक्टूबर के बाद इसमें 4 भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये 4 हमारा 1868 का विषम दिन है। तो ये 4 को हमें ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारे इस वर्ष का काम खत्म, 1869 का, 68 का। अब हमें जाना है 2 अक्टूबर पर। तो अब बताओ, ये जो 1869 है, हमें ये चेक करना है लीप वर्ष तो नहीं है। अगर ये लीप वर्ष होगा तो फरवरी इसमें 29 दिन की हो जाएगी। तो ये बताओ, इसमें जो जनवरी है, वो जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है। जब तुम उसको 7 से भाग करोगे तो 3 ही तो विषम दिन आएंगे। और फरवरी 28 दिन की होगी कि नहीं होगी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये। तो जब 28 को तुम 7 से भाग करोगे, विषम दिन 0 आएगा। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च का। उसमें भी 31 दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन 3 आएंगे। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल का। उसमें 30 दिन होते हैं अप्रैल में, 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन 2। अप्रैल के बाद हमारे पास आता है मई, इसमें भी हमारे पास 31 दिन होते हैं, और हमारे पास जब 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन 3 आ जाएंगे। मई के बाद हमारे पास आया जून, इसमें 30 दिन होते हैं, 2 से भाग करेंगे 30, मतलब सॉरी 30 को 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन 2 आएगा। जून के बाद क्या आता है बताओ? जुलाई, इसमें 31 दिन होते हैं, विषम दिन 3। उसके बाद अगस्त, इसमें भी 31 दिन होते हैं, विषम दिन 3। उसके बाद अक्टूबर, देखो सितंबर भी है, सॉरी, सितंबर में हमारे पास कितने दिन होंगे बताओ? सितंबर 30 दिन का होता है, तो जब 7 से भाग करेंगे तो 2 विषम दिन। अब हमें जाना है अक्टूबर, और अक्टूबर में भी 2 अक्टूबर जाना है। आपको पूरा अक्टूबर नहीं जाना, 2 अक्टूबर जाना है।
तो 2 अक्टूबर में तो 2 ही दिन है, इसलिए 2 विषम दिन और प्लस ये 4 इधर चल ही रहे हैं। तो इन सब का फटाफट जोड़ करो ज़रा। तो जब इन सब का मैं जोड़ करता हूँ, तो जोड़ के बाद कितना आएगा बताओ? ये 3 और 3 कितना हुआ? 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और ये 4 भी तो है 25। तो टोटल जो विषम दिन आए मेरे पास वो आए 25। बताओ फ्रेंड्स, यहां तक किसी को समस्या? कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक बार इसको फिर से जोड़ लेते हैं। देखो ये हमारे पास आया 3, 3 में हमने 3 जोड़ दिया 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 21, 21 और 3 23, 23 और 4 27। बिल्कुल, ये जोड़ने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास जो विषम दिन आए टोटल वो आए 27। टोटल विषम दिन कितना है? 27 आए। अब इस 27 को फिर से 7 से भाग करो। देखो 7 तिया कितने होते हैं? 21। कितना शेषफल बचा? 6। तो ये बताओ छठवें नंबर पर कौन सा दिन आता है? छठवें नंबर पर हमारे पास आता है शनिवार, ऑप्शन नंबर ए। बताओ फ्रेंड्स, किसी को समस्या है क्या समझने में? मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपने विषम दिन निकालने सीख लिए होंगे और ये हमारा टाइप फर्स्ट चल रहा है। किसी तिथि का हम दिन ज्ञात करते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम वही सीख रहे हैं। तो ये हमने महात्मा गांधी जी का बर्थडे का दिन बता दिया कि गांधी जी शनिवार को पैदा हुए थे, 2 अक्टूबर 1869। अगले सवाल पर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 5 हमसे पूछा है 14 अप्रैल 1891 को कौन सा दिन था? तो ये किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। उनका ये बर्थडे है, तो उनका हमें दिन ज्ञात करना है कि वो किस दिन पैदा हुए थे। तो इस तारीख को तो हम साइड में रख देंगे अभी। हमें इस वर्ष को पकड़ना है। वर्ष है हमारे पास 1891 और हमें एक वर्ष कम लेके चलना है। एक वर्ष कम क्यों लेना है? क्योंकि जब हम महीने का हिसाब लगाएंगे तो एक महीना तो एक साल तो आगे खुद ही बढ़ जाएगा। तो हमें इस 1891 में जब एक साल कम कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास 1890। अब हम इस 1890 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1600 वर्ष एक तरफ हो गए और 200 वर्ष एक तरफ हो गए और फिर कितने वर्ष बचे फालतू? 90 बचे। यहाँ जो विषम दिन बचे वो 0। 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं बताओ? 100 वर्षों में 5 होते हैं, 200 वर्षों में 3 होते हैं। ये आपको बातें याद करनी पड़ेंगी। और 900 वर्षों में जब मैं विषम दिन ज्ञात करने की कोशिश करूंगा तो 900 वर्षों में ये तो 900 तो होंगे ही होंगे। इनमें लीप वर्ष कितने होंगे? 4 से भाग करके देखो। 4 दूनी 8 हो गया 0, 4 दूनी 8, 22 इसमें हो गए लीप वर्ष। अब ये टोटल कितने विषम दिन हुए इनको जोड़ दो। देखो जब मैं इनको जोड़ूंगा सबको तो 9 और ये सॉरी 3 और 90 कितना हो गया? 93। 93 और 20 कितना हुआ? 93 और 20 कितना हुआ? 115। 93 और 20 115। तो टोटल हमारे पास जो विषम दिन आए 1890 में वो आए 115। तो अब इस 115 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो देखो कितना आएगा? 7 एकम 7 बच गया 4, उतार लिया 5 और 7 पंजे 35, 7 छंग 42। कितना शेषफल बचा? 3। तो फ्रेंड्स 1990 तक हमारे पास जो विषम दिन है वो कितने हैं? 3 है। बस इसको हमें ध्यान रखना है क्योंकि अभी हमें महीने का हिसाब और लगाना है। इसको भूल मत जाना जोड़ने में। ये भी जोड़ना है हमें क्योंकि ये हमारा विषम दिन है 3, 1890 तक। अब हमें पहुंचना है 14 अप्रैल पर। तो पहुंचो। देखो जो 1891 का पहला महीना होगा वो जनवरी होगा। और ये चेक कर लो, ये जो 1891 है ये लीप वर्ष तो नहीं है? नहीं है, लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 91 को 4 से भाग करेंगे तो नहीं होगा, साधारण वर्ष है। तो जनवरी होती है 31 दिन की। इस जनवरी में जब हम 31 दिन से हम मतलब 31 को 7 से भाग करेंगे तो 3 विषम दिन बचेंगे। देखो फरवरी होगी हमारे पास 28 दिन की, जब 7 से भाग करेंगे तो 0 विषम दिन बचेंगे। उसके बाद मार्च फिर से 31 दिन का होता है, 7 से भाग करूंगा तो 3 बचेगा विषम दिन। अब मुझे मार्च के बाद जाना है 14 अप्रैल पर। बताओ जब 14 को मैं 7 से भाग करूंगा तो कितने विषम दिन आएंगे? 0 ही तो आएंगे। तो इनको जोड़ने के बाद देखो 3 और 3 6,
तो यहाँ तो 6 ही हुआ, और ये वाला 3 जो है इसको भी जोड़ना है, 6 और 3 9। तो अब जो हमारे पास टोटल विषम दिन आए वो 9 आए। तो इस 9 को फिर से 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, कितना शेष बचा 2। और दूसरा जो 2 है वो किस दिन का कोड है, अर्थात दूसरे संख्या पर कौन सा दिन माना जाएगा। अगर 0 शेषफल आता तो दिन रविवार माना जाता, अगर शेषफल 1 आता तो सोमवार का दिन माना जाता, अगर शेषफल 2 आया तो दिन माना जाएगा मंगलवार का। ऑप्शन नंबर डी, अर्थात डॉक्टर अंबेडकर जी मंगलवार के दिन पैदा हुए थे। फ्रेंड्स, अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, मैंने बहुत फुर्सत में आपको समझा दिया है। हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 पर। देखो प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है कि 14 नवंबर 1889 को कौन सा दिन था। तो इस नवंबर को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भाई तारीख को तो बाद में हिसाब लगाएंगे, पहले हम वर्ष का हिसाब लगाते हैं। तो देखो इस 1889 को मैं ये लिख सकता हूँ कि 1888। कोई समस्या किसी को? चलिए अब इस 1888 को मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने लिखा 1600 और 200 और 88। अब मुझे ये पता है कि ये जो 1600 है इसमें विषम दिन 0, इस 200 में विषम दिन 3 होते हैं, मुझे ये पता है क्योंकि मैंने आपको लिखवा दिया है। 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं, 200 वर्षों में 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 होता है। मैं बार बार अब ये नहीं बताऊंगा आपको। और ये जो 88 है इसमें विषम दिन 88 तो ये होंगे ही होंगे, प्लस इसमें लीप वर्ष भी तो होंगे। तो 4 से इसको भाग करो, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अर्थात 22 होंगे लीप वर्ष। तो टोटल कितने विषम दिन हुए, जब इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद देखो कितना होगा, 2 और 8 10, 10 और 3 13। भाई इन सब का जब मैं जोड़ करूंगा तो 13 का आएगा 3, हासिल लगा 1, 2 और 8 10 और 1 हासिल लगा 13, मतलब 10 और 1 11, 113 हुआ। तो हमारे पास ये 113 विषम दिन आए 1888 में। तो इस 113 को जब मैं 7 से फिर से भाग करूंगा तो 7 एकम 7 बच गया, 4 उतार लिया, 3 7 पंजे 35, 7 चंग 42। तो यहां से हमारे पास विषम दिन रह गया अभी 1। इसको भूल मत जाना, इसको हम बहुत ध्यान से जोड़ेंगे क्योंकि अभी हम 14 नवंबर पर पहुंचेंगे। तो अब फटाफट 14 नवंबर तक पहुंचते हैं। देखो 14 नवंबर तक पहुंचने से पहले हमें ये देखना है जो हमारे पास जो 1889 है ये लीप वर्ष तो नहीं है, बिल्कुल लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष होता तो फरवरी में हमारे पास एक विषम दिन बचता, क्योंकि फरवरी में 29 दिन हो जाते। तो देखो अब मैं महीनों के नाम नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट महीनों की बस संख्या लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, तो जरा लिखो, जनवरी में कितने विषम दिन होंगे, 3। फरवरी में 0 होंगे, मार्च में 3 होंगे, अप्रैल में 2 होंगे, अप्रैल के बाद आता है मई में 3 होंगे, जून में 2 होंगे, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, और हमें जाना है अक्टूबर, अक्टूबर में 3, नवंबर पे जाना हमें 14 नवंबर। और 14 नवंबर को जब 7 से भाग करेंगे तो 0 ही तो आएगा, 14 को 7 से भाग देंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमने गलत तो नहीं लिख दिया। जनवरी में 3 होते हैं, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, और फिर सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 0। क्योंकि 14 नवंबर की बात कर रहे हैं भाई, 14 नवंबर की तो बात कर रहे हैं, पूरा नवंबर नहीं लेना हमें, हमें 14 नवंबर लेना है। तो जब 14 को हम 7 से भाग करेंगे तो 0 ही तो आएगा। तो इनको जल्द से जल्द जोड़ देते हैं। देखो 3 और 3 कितना हुआ, 6, 6 और 2 8, और 3 11, और 2 13, और 3 16, और 3 19, और 2 21, और 3 24, और 24 में ये 1 भी जुड़ेगा, इसको मत भूल जाना गाइस, 24 और 1 25। तो हमारे पास आया 25 टोटल विषम दिन। तो जब इस 25 को हम 7 से भाग कर देंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, क्या ऑप्शन बचेगा आपके पास। भाई टोटल विषम दिन मेरे पास आए 25, मैं यहाँ पर इसको अगर लिख दूं ऐसे करके, तो इस 25 को मैं फिर से 7 से भाग करूंगा। तो करो जरा, देखो 7 तिया होते हैं 21, कितना शेषफल बचा 4। तो बताइए चौथे नंबर पर कौन सा दिन आएगा। 0 पर रविवार होगा, 1 पर सोमवार होगा, 2 पर मंगलवार होगा, 3 पर बुधवार होगा, 4 पर क्या होगा, 4 पर होगा गुरुवार। ऑप्शन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 जल्द से जल्द निकालते हैं। हमें बताना है 21 जून 2015 को कौन सा दिन था।
तो हमने क्या सीख रखा है, ये जो तारीख है इस तारीख को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, सनी देओल जी की तरह हमें इसमें चिल्लाना नहीं है तारीख पे तारीख, हमें इसको शांति से साइड में रख दिया। और 2015 से पहले कौन सा साल आएगा, 2000 आएगा 14। और इस 2014 को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2000 एक साइड में लिख दिया और प्लस 14 वर्ष एक साइड लिख दिए। इन 2000 वर्षों में विषम दिन 0 होंगे, इन 14 वर्षों में विषम दिन मेरे पास 14 होंगे, प्लस यहाँ पर मेरे पास जो लीप वर्ष होंगे कितने होंगे, जब मैं इसको 4 से भाग करूंगा तो 3 होंगे लीप वर्ष इसमें। भाई 4 या 12 होते हैं। तो टोटल विषम दिन कितने आ गए हमारे पास, टोटल विषम दिन आ गए 17। और इस 17 को फिर से मैं जब 7 से भाग करता हूँ तो 7 दूनी होते हैं 14। तो अभी तक हमारे पास 2014 तक जो विषम दिन आए वो कितने आए, 3 आए। तो 3 विषम दिन तो हमारे हो गए 2014 तक। अब हमें जाना है 21 जून पर। तो 21 जून से पहले देखो ये चेक करो, 2015 लीप वर्ष तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, साधारण वर्ष है। तो 3 विषम दिन जनवरी के हुए, 0 विषम दिन फरवरी के हुए, 3 विषम दिन उसके हुए मार्च के, और 2 विषम दिन हुआ हमारे पास अप्रैल के, 3 विषम दिन हुए मई के। और हमें देखो जाना 21 जून को, जब 21 हम डिवाइड करेंगे 7 से तो 0 ही आएगा। तो ये हमारे हो गए 21 जून तक के विषम दिन। और इधर जो हमारा ये 3 है ये हो गया हमारे पास 2014 तक का विषम दिन। इनको जोड़ दो, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। तो टोटल विषम दिन हमारे पास आए 14। अब इस 14 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है, अर्थात 0 शेषफल। तो बताओ 0 के स्थान पर क्या आता है, अगर शेषफल 0 होगा तो हमारा दिन रविवार होगा। बताओ फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई। अब मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये सवाल आपको आसानी से करने आ गए होंगे। चलिए और हम एक दो सवाल कर लेते हैं। देखो हमें बताना है 5 मार्च 1971 को कौन सा दिन था, ये बताना है। तो इस 5 मार्च को तो भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जो 1971 है इससे एक साल पहले जाओ, अर्थात 1970। इस 1970 में हमें चेक करना है कितने विषम दिन होंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1600 एक तरफ लिख दिया, और फिर मैंने लिख दिया इसको 300, और फिर मैंने लिख दिया इसको 70 वर्ष अलग। इस 1600 में मुझे पता है विषम दिन 0 होंगे। और बताओ 300 में विषम दिन कितने होते हैं, 300 में विषम दिन कितने होते हैं, 300 विषम दिन 1 होता है। और इस 70 में विषम दिन कितने होंगे, देखो 70 तो होंगे ही होंगे, प्लस इसमें लीप वर्ष कितने होंगे, जब मैं इसको 4 से भाग करूंगा तो देखो 4 एकम 4 बच गया 3, 4 सत्ते होता है 28, अर्थात 17 इसमें होंगे लीप वर्ष। तो अब मैं इन सबका जब जोड़ कर दूंगा तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 98, नहीं 88। भाई 1 और 70 कितना हुआ, 71। और 71 में जब मैं ये जोड़ूंगा तो 88 आ जाएगा। तो टोटल विषम दिन मेरे पास आ गए कितने, 88। अब इस 88 को फटाफट 7 से भाग करके देखो टोटल कितने विषम दिन आ रहे हैं। तो देखो 7 एकम 7, बच गया 1, उतार लिया 8, हो गया 18, 7 दूनी 14, बचा 4। इस 4 को हमें संभाल के रखना है क्योंकि ये हमें बाद में जोड़ना है। अभी तक हमारा जो सन था 2000 सॉरी 1970, उसमें जो विषम दिन आया वो आया 4। अब हमें ये जाना है 5 मार्च तक। तो देखो ये 1971 लीप वर्ष तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जनवरी में विषम दिन होंगे 3, फरवरी में तो 0 होंगे, फरवरी के बाद आता है मार्च, लेकिन मार्च में भी हमें 5 मार्च तक जाना है, और ये 7 से छोटा है तो इसलिए 5 इसके विषम दिन हो गए। अब ये हमारे पास 5 मार्च तक के विषम दिन है। ये हमारे पास जो 4 है ये 1970 तक का विषम दिन है। जब हम इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो देखो 3 और 5 हो गए 8, 8 और 4 कितने होंगे, 12। तो अब इस 12 को जब तुम 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7, कितना शेषफल बचा, 5। अर्थात 5वें नंबर पर कौन सा दिन आता है ये बताओ जरा मुझे तुम। 5वें नंबर पर हमारे पास आता है शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी। बताओ किसी को समस्या समझने में। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, फिर मैंने अगला सवाल आपके लिए होमवर्क दिया है, या चलिए आपके लिए दोनों होमवर्क है, मुझे लग रहा है क्लास ज़्यादा लंबी हो गई है। आपको बताना है 9 मई 2005 को कौन सा दिन था, ये आपका होमवर्क है। चलिए कर ही लेते हैं।
इसको हमें साइड में रखना है और हमें बताना है 2005, 2005 से पहले कौन सा वर्ष आता है? 2004 आता है। और हमने सीख रखा है कि इस 2004 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 2000 अलग और ये 4 वर्ष अलग। इस 2000 में जो विषम दिन होंगे वो 0 होंगे। इस 4 में जो विषम दिन होंगे, देखो ये 4 तो होगा ही होगा, प्लस इसमें जब मैं 4 से भाग करूंगा तो एक लीप वर्ष होगा। तो टोटल विषम दिन कितने हो गए मेरे पास? टोटल विषम दिन हो गए 5। 5 विषम दिन तो मुझे मिले यहाँ पर। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया क्योंकि बाद में यहाँ पर मुझे जोड़ना है। अब मुझे जाना है 5 मई तक। मई से पहले मुझे मिलेगा जनवरी। तो जनवरी में विषम दिन 3 होते हैं। अब देखो फरवरी आया। फरवरी में वैसे अगर साधारण वर्ष होगा तो विषम दिन 0 होंगे, अगर लीप वर्ष होगा तो विषम दिन 1 होगा। तो हम चेक कर लेंगे क्या 2005 लीप वर्ष है? नहीं है। तो फरवरी में विषम दिन 0, मार्च में विषम दिन 3, अप्रैल में विषम दिन 2, अप्रैल के बाद आता है मई। अब देखो हमें जाना है 9 मई। इस 9 मई को जब हम 7 से भाग करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 मई, हमें पूरा मई नहीं जाना, 9 मई जाना है। तो जब 9 को मैं 7 से भाग करूंगा तो कितना शेषफल बचेगा? 2 ही तो बचेगा। तो ये हमारे पास 9 मई तक के विषम दिन आ गए। इनको जब मैं जोड़ता हूं तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 5 ये इधर, इसको भी तो जोड़ना है, इसको मत भूल जाना। 10 और 5 कितने होते हैं? 15। तो टोटल जो विषम दिन हमारे पास आए वो आ गए 15। टोटल विषम दिन कितने आ गए? 15 आ गए। तो अब जब मैं इस 15 को 7 से फिर से भाग करूंगा तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा? 1 बचा। तो बचाइए, बताइए पहले स्थान पर कौन सा दिन आता है? पहले स्थान पर आता है सोमवार, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर शेषफल 0 बचा तो हमारा दिन रविवार होगा, शेषफल 1 बचा तो दिन सोमवार होगा, शेषफल 2 बचा तो दिन मंगलवार होगा, शेषफल 3 बचा तो दिन बुधवार होगा, शेषफल 4 बचा तो दिन गुरुवार होगा, और अगर शेषफल 5 बचा तो दिन शुक्रवार होगा, और अगर शेषफल 6 बचा तो दिन शनिवार होगा। तो इस प्रश्न का हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 9 मई सन 2005 को सोमवार था। तो फ्रेंड्स, ये कैलेंडर का हमारा टाइप फर्स्ट कंप्लीट। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर, जो कि आपके लिए होमवर्क, आपको अपना आंसर कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि इस सवाल का आंसर कितना होगा। सवाल आपके सामने है कि 29 फरवरी सन 2016 को कौन सा दिन था, आपको ये बताना है। तो आपका जो भी ऑप्शन हो, ऑप्शन ए बी सी डी, आप उसको कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी सवाल के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, और विदाई लेने से पहले जाते जाते एक बार फिर से आपसे अपील करता हूं हर रोज की तरह। वो अपील ये है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अब आपकी जिम्मेदारी है इसको शेयर करें, ताकि और लोग भी इसको सब्सक्राइब कर पाएं और अन्य लोग भी हमारे इस चैनल पर लाभान्वित हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।